मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा आज पुनः यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम एक गंभीर समस्या को लेकर के आए हैं। यह समस्या दरअसल विद्यार्थियों की है। अक्सर स्नातक पर में पढ़ने वाले, स्नातकोत्तर में पढ़ने वाले, शोध कार्य करने वाले या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वालों की मूल समस्या होती है कि व्याख्या किस तरह से की जाए। लगातार हमें फ़ोन भी आ रहे हैं बच्चों के कि व्याख्या आखिरकार किस तरह से किया जाए कि 100% अंक प्राप्त हो। इसलिए मैंने आज प्लान किया कि मैं क्यों ना आपको व्याख्या के बारे में बताऊं कि हम इस एपिसोड में, आज के व्याख्यान में आपको बताएंगे किस प्रकार से गद्यांश की व्याख्या करें। फिर हम अगले भाग में आपको बताएंगे किस प्रकार से आप पद्यांश की व्याख्या करें, अर्थात कविता की किस प्रकार से व्याख्या की जाए। व्याख्या में आखिरकार अंतर क्या है, हम इन चीज़ों को आपको बताएंगे। तो ये आप सबों के लिए है, वे सारे लोग जो हिंदी से पढ़ रहे हैं, व्याख्या में जिनको समस्या हो रही है। आज के इस व्याख्यान को अगर आप गंभीरतापूर्वक सुनेंगे, आज अगर आप इसे देखेंगे तो निश्चय ही अब के बाद से आपको व्याख्या करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो आइए हम आपको आज के विषय पर लिए चलें। मैंने जिस पंक्ति को यहाँ पर रखा है वो पंक्ति अत्यंत सहज है, क्योंकि प्रेमचंद जो कथा सम्राट है, इसकी प्रसिद्ध कहानी है कफन। मैंने कफन के सबसे महत्वपूर्ण अंश को यहाँ पर उठाया है गद्यांश के रूप में। मैंने इस आसान विषय को इसलिए उठाया कि आप सारे लोग इससे परिचित होंगे, और चूँकि मैं नए विषय को अगर लेकर के आता तो हो सकता है कि आप पंक्ति से अपरिचित होते और आपको समझने में कठिनाई होती। इसलिए मैं अत्यंत सहज विषय को लेकर के आया। कफन कहानी से आप लोग परिचित होंगे, कफन की व्याख्या भी कई बार आपने जाना होगा, सुना होगा, देखा होगा। आज इसी की ये महत्वपूर्ण पंक्ति आपके सामने उपस्थित है, मैं जिसकी व्याख्या करके आपको बताऊंगा कि व्याख्या किस प्रकार से करें कि आपको 100% अंक की प्राप्ति हो। पंक्ति को सर्वप्रथम आप देखेंगे, चूँकि व्याख्या के क्रम में होता क्या है कि दरअसल व्याख्या के क्रम में जो हमारे दिमाग खुले हुए नहीं रहते हैं और हम पूरी तरह से पंक्ति में आबद्ध हो जाते हैं, उसके कारण उस संकीर्णता का प्रभाव उस व्याख्या पर पड़ जाता है। इसीलिए मैं आप सबों को निर्देश देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी पंक्ति की व्याख्या करें, वो गद्यांश हो या पद्यांश हो, अपने दिमाग को खुले रहने दें। आप देखें कि उसकी भाषा क्या है, शैली क्या है, ये रचनाकार कैसे हैं, रचनाकार ने इसके माध्यम से क्या सब कहा है, और आप जितनी सारी बातें उस व्याख्या के क्रम में बता सकें आप ज़रूर बताएं। दरअसल व्याख्या का जो स्टाइल है, जो शैली है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये तमाम बड़ी परीक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है, जैसे यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, या आप कहें तो ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले, एमए में पढ़ने वाले, इन स्तर का, इस स्तर की ये व्याख्या है जिसे आज आप समझेंगे और जानेंगे। व्याख्या करने के क्रम में 4 चीज़ों पर ध्यान देना होता है। सर्वप्रथम आप पंक्ति को 2-3 बार पढ़िए और उसे समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार ये किस रचनाकार की पंक्ति है और किस रचनाकार की किस रचना से ये पंक्ति उद्धृत की गई है, चाहे वो गद्यांश की रही हो चाहे पद्यांश की रही हो। सर्वप्रथम इसे जानना होता है। उसके बाद उसमें होता क्या है कि अगर आप इस 4 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और फिर आप इसकी व्याख्या करेंगे, तो सर्वप्रथम आप पंक्ति को देखेंगे कि पंक्ति में आखिरकार क्या कहा गया है। उसके बाद आप इसके संदर्भ की खोज करेंगे, उसके बाद आप प्रसंग की खोज करेंगे, व्याख्या करेंगे और फिर इसकी विशेषता बतलाएंगे। तो किस तरह से आप इसे, सर्वप्रथम हम संदर्भ की खोज करें तो आप सबों को पता है कि प्रेमचंद जो कथा सम्राट हैं, उस कथा सम्राट की सर्वप्रसिद्ध कहानी जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कफन, उस कहानी की यह सर्वप्रमुख पंक्ति है जिसमें लेखक ने लिखा है कि कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने के लिए चिथरा भी न मिला हो, उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। इसमें आप देखेंगे जो घीसू और माधव है, घीसू और माधव दरअसल अपने घर की जो स्त्री है पुदिया, उसके कफन के पैसे से शराब पी जाता है, मस्ती करता है। इस कहानी के बारे में निर्मल वर्मा जी ने कहा है कि जब पहली बार बाप और बेटे ने बहू के कफन के पैसे से शराब का कुल्हड़ अपने मुंह से लगाया होगा, तो पहली बार प्रेमचंद की कहानी में व्यक्ति स्वातंत्र पैदा हुआ होगा। तो आपको इस व्याख्या के क्रम में इन संदर्भों का भी ध्यान रखना है कि आखिरकार यह कहानी व्याख्या की किस हद तक पहुंचती है। जब हम संदर्भ की बात करें तो हमें बताना है कि किस प्रकार से ये कथा सम्राट प्रेमचंद की सर्वप्रसिद्ध कहानी कफन से उद्धृत की गई है। इसलिए आप व्याख्या के क्रम में सर्वप्रथम इसे ही लिखेंगे प्रसंग में, संदर्भ में, कि प्रेमचंद, कथा सम्राट प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन से यह गद्यांश उद्धृत की गई है, आप इसे लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग में यह देखना होता है कि हम उस पाठ में प्रवेश करते हैं
और प्रवेश करके हम देखते हैं कि आखिरकार किस प्रसंग में इस पंक्ति को उपयोग किया गया है। तो जब हम इस पर बात करते हैं और इस पर पंक्ति पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि दरअसल घिसू और माधव जब बाजार गया है कफन खरीदने के लिए, इधर बुधिया मरी पड़ी है और कफन का इंतज़ाम करने दोनों निकला हुआ है। कफन के पैसे का इंतज़ाम हो जाता है, सब ने दिया, कुल मिला करके 5 रुपये हुए। अब देखिए कि एक ऐसी समस्या है इस कहानी में कि ये बाप और बेटा किस गंभीरता के साथ विमर्श करता है, विचार करता है, जिसमें जो भारत की परंपरा रही है या समाज की जो परंपरा रही है उस परंपरा को किस तरह से ये मटियामेट कर रहा है, क्योंकि भूख इस पर सिर चढ़ करके बोल रहा है। आपको पता होगा कि पिता ने अर्थात घिसू ने पूरे जीवन में केवल 2 बार भरपेट खाया। एक बार वो ठाकुर की भोज में भरपेट खाया है और दूसरी बार बहू के कफन के पैसे से। तो आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जब संपूर्ण जीवन में भरपेट 2 ही बार खाया हो तो इस तरह से अगर उसमें अमानवीय प्रवृत्ति का आगमन हो जाए तो बहुत असहज सा नहीं लगता है। दूसरी ओर माधव है, माधव तो जिंदगी में पहली बार अपनी पत्नी के कफन के पैसे से ही खाता है, पीता है, मस्ती करता है। तो यहाँ जो प्रसंग की अगर बात करेंगे तो दोनों पिता और पुत्र के बीच का संवाद है। ये कफन की सार्थकता पर विचार किया गया है। ये उसी प्रेमचंद की कहानी है जो भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं और वो कहते हैं कि एक ऐसी संस्कृति जो संस्कृति पेट भरों की है, अमीरों की है, फैशन परस्तों की संस्कृति है, यहाँ तो भूखे लोगों के लिए भूख मिटाना ही, भूख के साथ लड़ना ही सबसे बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ आप देखेंगे जो कफन को लेकर के जो तर्क है पिता और पुत्र का, खास करके इसमें 3 तर्क के प्रयोग किए गए हैं। पहला तर्क है जो आपके सामने है कि कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने के लिए चिथरा भी न मिला हो, उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। दरअसल जिंदगी जब होती है, जब जीवन हो रहा होता है या जब बुधिया जीवित थी तो उसके शरीर को ढकने की ज़्यादा ज़रूरत थी। आज वो मर चुकी है और उस अवस्था में उसके लिए नए कफन का इंतज़ाम किया जा रहा है। आखिरकार जब उस नग्नता को ढकने की ज़रूरत पड़ रही थी तब तो घिसू और माधव के पास पैसे नहीं हो रहे थे और वो जो संवेदनशील समाज है उस समाज ने भी इस पर विचार नहीं किया था। आज आप देखेंगे मरने के बाद ये कैसा बुरा रिवाज है कि नए कफन को देने की परंपरा रही है, जिस परंपरा का निर्वाह करने के लिए घिसू और माधव आगे बढ़ा है पर आखिरकार नहीं कर पाता है। दूसरा तर्क इसमें घिसू और माधव का यह है, दोनों के बीच का जो संवाद है, कि रात को कफन कौन देखता है। आप देखिए कि ये जो तर्क दे रहा है इस तर्क के केंद्र में उसकी भूख है, क्योंकि दोनों भूखा है, दोनों पर भूख सिर चढ़ करके बोल रहा है। इसलिए कफन देने के बजाय वो भरपेट भोजन करना चाहता है, वो स्वयं को तृप्त करना चाहता है, वो अपनी आत्मा को आनंदित करना चाहता है। ये उसमें प्रमुख हो जाता है। तीसरा तर्क है कि कफन तो लाश के साथ जल ही जाता है। ये बिल्कुल सही तर्क है कि कफन को तो लाश के साथ जल ही जाना है, आखिरकार उसकी सार्थकता क्या है। तो किस प्रकार से इस कहानी में लेखक ने इन संदर्भों के माध्यम से, इस उक्तियों के माध्यम से भारतीय परंपरा पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और बताया है कि यह कैसी परंपरा है जो दरअसल जीवन के खिलाफ है और जो मौत को सार्थक बनाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि प्रेमचंद ने कहा था कि भारतीय संस्कृति मृत्यु सेवी संस्कृति है। यहाँ पर जीवन को बचाने से ज़्यादा मौत को सजाने और संवारने के प्रयास किए जाते हैं। हम आपको आगे लिए चलेंगे। प्रसंग में आप इसका उल्लेख करेंगे कि घिसू और माधव जब कफन खरीदने जाता है तो उस बीच का यह संवाद है, जिस संवाद में कफन की सार्थकता पर दोनों विचार करते हैं। अब सवाल है कि व्याख्या आप कैसे करेंगे। व्याख्या में दरअसल पंक्ति पर विचार किया जाता है कि पंक्ति में रचनाकार ने क्या कहा है। सर्वप्रथम तो आप देख रहे हैं कि कैसा बुरा रिवाज है। रिवाज शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया एक वैसी सरी गली परंपरा के लिए जिस परंपरा ने मनुष्यता के सुख का इंतजाम तो नहीं किया, जिसने जिंदगी को बचाने के प्रयास तो नहीं किए, जिसने मौत को सजाने और संवारने का इंतजाम किया। ये जो पंत जी हैं, पंत जी की भी एक बड़ी खूबसूरत कविता है ताज पर। ताज जो मौत को सजाने के प्रयास हैं, उसके बारे में भी पंत जी का कहना है कि मृत्यु को दे हम रूप रंग आदर मानव का, सब को दे हम रूप रंग आदर मानव का,
जीवन को ही कुत्सित चित्र बना दें सबका। किस प्रकार से सबको संस्कारित करने, किस प्रकार से सबको सुसज्जित करने के प्रयास किए गए थे और कैसे ज़िंदगी के साथ मुंह मोड़ने के प्रयास हुए थे, उसमें पंत ने उस कविता में इस संदर्भ को उद्धृत किया है, दिखाया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रेमचंद लिख रहे हैं कि कैसा बुरा रिवाज है। वास्तव में ये सरा हुआ रिवाज है, जिस रिवाज के प्रति प्रतिवाद है लेखक का, जो इस पंक्ति में दिखाई पड़ रही है। जिसे जीते जी तन ढकने के लिए चिथड़ा नहीं मिला है, ये बुधिया जो जब जी रही थी उसके शरीर ढकने के लिए, उसको पेट भर खाने के लिए इंतजाम नहीं हो पाया, और वो संवेदनशील समाज जो है इस पर कभी भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया, और उसे कैसे बुरे रिवाज का शिकार होना पड़ता है कि मरने के बाद उसे नए कफन का इंतजाम करना पड़ रहा है, और घीसू और माधव भीख मांग रहा है। घीसू और माधव को वो संवेदनशील समाज दरअसल भीख दे रहा है कफन के नाम पर। अगर यही पैसे उसे पहले मिल जाते तो शायद बुधिया की स्थिति नहीं होती, शायद उसका इलाज हो पाता, शायद घीसू और माधव इस दुर्गति को नहीं झेलता, या बुधिया को कफन अवश्य मिल जाता। तो मरने के बाद नया कफन चाहिए, ये जो भारतीय संस्कृति की सरांध है, ये जो हमारी सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक परंपरा में एक प्रकार से कहें तो जो हीनता है, जो बुराई है, इस बुराई के खिलाफ घीसू और माधव के बहाने प्रेमचंद ने एक बेहद प्रतिवाद किया है, भारतीय संस्कृति के पुनर्मूल्यांकन का प्रयास किया है। कफन तो केवल एक बहाना है, कफन के बहाने इस सरी गली संस्कृति को उद्घाटित करते हुए इसके खिलाफ प्रतिवाद को व्यक्त करने के प्रयास लेखक के रहे हैं। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से व्याख्या को आप खास बनाएंगे। व्याख्या को खास बनाने के लिए विशेष पर ध्यान दिया जाता है कि आखिरकार इसकी स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है। तो सर्वप्रथम इसकी खासियत है कि इस पंक्ति में भारतीय परंपरा का विरोध किया गया है। यहाँ पर दूसरी बात है कि अमानवीयता का चित्रण किया गया है। दूसरी बात है कि परंपरा के ऊपर में भूख चरम पर है, जिसके कारण परंपरा को ये तोड़ने का प्रयास करता है। कफन की जगह पर अपनी भूख को मिटाना ही अपनी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा अनिवार्य ये समझता है। भाषा इनकी क्या है, तो खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है, बहुत ही सहज शब्दों का प्रयोग किया है। प्रेमचंद के साहित्य को समझने के लिए कभी भी शब्दकोश को देखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप भाषा पर विचार करेंगे, इसमें लेखक ने क्या कहा इस पर विचार करेंगे, इसमें अंतर्निहित दर्शन पर विचार करेंगे, और 1 2 3 4 5 जितने भी स्टेप हो सकते हैं विशेष में आप इसे बताएंगे तो निश्चय ही ये व्याख्या उत्तम हो जाएगी, और यह व्याख्या आपको 100% अंक दिलाएंगी। फिर हम अगले भाग में लिए चलेंगे आपको पद्यांश पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कविता की व्याख्या कैसे करें, और कोई न कोई कविता का अंश लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो फिर मिलेंगे। हमारे चैनल के आप सारे लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि बहुत शीघ्र मैं आप सबों के समक्ष दरअसल यूट्यूब के माध्यम से लाइव आना चाहता हूं। इसलिए आप सबों का सहयोग हो, ये हमारा प्रयास है, और आप सारे लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। फिर मिलेंगे।